सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का प्रणाम। आज सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज का टॉपिक है बायोलॉजी का कोशिका। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कोशिका के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो हमारी मेन बातें हैं, वीडियो का समय ना ख़राब करते हुए मैं उन बातों पर डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और इसे पूरे भारत में फैलाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को सही जानकारी मिल सके कम समय में। तो शुरुआत करते हैं कोशिका की। हालांकि कोशिका को इंग्लिश में शेल कहते हैं। सेल मतलब खाली जगह। अब ये अलग बात है कि कोशिका में खाली जगह नहीं होती है, अब नाम जिसने रख दिया। तो बात करते हैं, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हम लोग जानते हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सबसे पहले अपनी एक छोटी सी सूक्ष्मदर्शी बनाई और एक लकड़ी का छोटा सा सुबेरियन की जो लकड़ी होती है, जिसको अपने कॉक बोलते हैं, लकड़ी का एक हिस्सा होता है, उसमें कुछ मधुमक्खी के छत्तों की जैसी खाली सी चीज़ देखी थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम सेल रख दिया। सेल का मतलब होता है खाली जगह। तो बाद में क्या हुआ कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक जीवित कोशिका देखी थी। बाद में हम सब जानते हैं कि अभी जीवित कोशिकाएं ही होती हैं, लेकिन अब चूँकि नाम चलता है इसीलिए सेल कहते हैं। तो मृत कोशिका की खोज की थी कॉक में रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, क्योंकि ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्मदर्शी बनाने का शौक था। हालांकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु फिर भी शौक ने एक इंसान को वैज्ञानिक बना दिया। उनकी जो बुक्स थी वो रॉयल सोसाइटी ने बाद में छापी थी, तो इसके बाद उनको रॉयल सोसाइटी का मेंबर बना दिया गया था। तो हम बात करते हैं सेल की। देखिए, कोशिका जो होती है, कोशिका का अपना कोई आकार नहीं होता। विश्व में जितने आकार आप सोच सकते हैं उन सभी आकारों में कोशिकाएं मिलती है। कद्दू के आकार में मिलती है, चौरस मिलती है, खंबे के आकार में मिलती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, कोशिका किसी भी आकार में हो, उस जीव की उस विशेष कोशिका का जीवन भर वही आकार रहेगा। कोशिका अपना आकार नहीं बदलती है। कोशिका का आकार अनिश्चित जरूर होता है। पहले यही सबसे पहला जो है ना, हमारा डाउट यही क्लियर होना चाहिए कि कोशिकाओं के बहुत सारे आकार होते हैं। गोल हो सकती हैं, चौरस हो सकती हैं, खंभे के आकार की हो सकती हैं, षटकोणा आकार हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जैसा भी हो वो कभी अपनी शेप नहीं बदलती है। जो भी कोशिका का आकार रहेगा वही रहेगा। जैसे हमारी त्वचा में जो कोशिकाएं होती हैं वो खंबे के समान होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो बनी होती है कोशिकाओं की, तो वो उनका जो शेप होता है वही होता है। वो बहुत ज़्यादा दबाव के कारण थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है, कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। जिस शेप में है वही शेप रहती है। तो अब हम कोशिका के बारे में थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते हैं। सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखें। इसमें क्या होता है कि कोशिकाएँ, एक कोशिका जो होती है उसमें सबसे बाहर से अंदर की ओर हम जाते हैं, बाहर होती है प्लाज्मा झिल्ली। इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका एक और नाम है, इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और एक और नाम है इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये इसके स्पेशल नेम हो गए। इसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के बाद बीच में आप देखिए केंद्रक होता है। केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे अंदर का मटेरियल बाहर का मटेरियल आपस में आ जा सकता है। ये बात ध्यान देने वाली है। तो इसके हिसाब से कोशिका के दो भाग हो गए ना। एक तो हो गया कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसी तरह से जो केंद्रक के अंदर होगा उसको हम लोग बोलेंगे केंद्रक द्रव्य, यानी प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब कोशिका, इसीलिए कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस संपूर्ण, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में तो कहते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म, और हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य के दो हिस्से हो गए। बाहर वाला हिस्सा हो गया, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बाहर वाला हिस्सा हो गया कोशिका द्रव्य, और अंदर वाला हिस्सा जो हो गया वो है केंद्रक द्रव्य, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिला के बना प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म किस किस का संयोग है, साइटो यानी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म प्लस
अच्छा, कुछ लोग इसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, कुछ लोग कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं। ध्यान रखना, न्यूक्लियस को कैरियो भी बोलते हैं। न्यूक्लियस का सही मतलब जो है ना कैरियो है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कोशिकाएं दो प्रकार की जो होती हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, उसमें वो कैरियो शब्द ही इसके लिए ही यूज़ हुआ है। बड़ा ही काम का शब्द है, 2-3 जगह हमारा यूज़ करेगा, ये आएगा अच्छे से काम में। तो अब हम इन कोशिकाओं की बात कर लेते हैं। कोशिका के बीच में आप देखिए सभी लोग कि इसमें केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या होता है, देखने वाली बात है। केंद्रक में गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र, बस गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या होता है? अच्छा, अगर गुणसूत्र को विस्तार से पूछे कि केंद्रक में और क्या है, तो फिर केंद्रक में आप बताएंगे डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन, अब प्रोटीन में पूछ ले तो प्रोटीन भी दो तरह की, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। अगर मान लीजिए प्रश्न ऐसे आता है कि कितना ही शानदार प्रश्न आ जाए, लेकिन प्रश्न हमेशा ऐसे ही आएगा। प्रश्न अगर आ गया कि केंद्रक में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसमें मान लो आपने एक ऑप्शन आपका दे दिया गुणसूत्र, दूसरा दे दिया डीएनए प्लस प्रोटीन और तीसरा दे दिया हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, तो सारे के सारे ही सही होंगे, क्योंकि यही चीज़ केंद्रक में पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है, जिसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके कारण मटेरियल अंदर से बाहर जा सकता है। बाहर की बात कर लेते हैं। बाहर कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिका अंगक होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम लोग पावर हाउस बोल देते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको पावर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होने के बाद में बहुत सारी ऊर्जा बनती है, जो हमारी कोशिका के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत प्यारा सा मैकेनिक होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये बिल्कुल मिस्त्री है, प्लम्बर, जिसका एक नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। इसको हम लोग बोल देते हैं गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का मूल जो कार्य होता है वो स्रावी प्रकार का होता है, सिक्रीटरी प्रकार का। जैसे मान लो कहीं कोई कोशिका के अंदर कहीं कोई डैमेज वगैरह हो गया, तो वो उस चीज़ को नया बना के सिक्रीट कर देता है, मतलब पैकेजिंग का काम है मेन। तो और तीसरे नंबर पे एक बहुत ही शानदार चीज़ होती है जो केंद्रक झिल्ली से लेकर प्लाज्मा झिल्ली तक फैली रहती है, उसको हम लोग कहते हैं, बड़े प्यार से इसका नाम रखा हुआ है, इसको बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरी कोशिका में होती है। माना जाता है ये कोशिका का कंकाल है। इसका मतलब कोशिका का जो फिक्स शेप है वो इसी अंतःप्रदवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है। इसमें से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि कोशिका का कंकाल कौन सा है, जवाब होगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रश्न को घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि वह कोशिका की वह कौन सी संरचना है जिसके कारण कोशिका का आकार नियत रहता है, जवाब होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह की होती है, एक जिसपे छोटे 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 कुछ आइटम्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। एक होती है चिकनी जिन पे कुछ नहीं होता, तो ये तो होती है रफ जिसपे होते हैं डॉट डॉट, और एक होती है चिकनी। चिकनी वाली तो वसा का निर्माण करती है, जबकि ये जो रफ होती है ना, इसमें ये जो रफ वाला पार्ट है जिसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम की 2 छोटी छोटी यूनिट होती हैं। ये क्या करते हैं कि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, इसमें प्रोटीन बनता है। तो इसलिए सदैव ध्यान रखना, जो प्रोटीन बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक अधिक मात्रा में होती है, जबकि जो वसा बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं उसमें स्मूथ यानी कि चिकनी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ER वो ज़्यादा होती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में था। इसके अलावा जो हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका में एक बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा पदार्थ वो होता है, बिल्कुल नाम मिलता जुलता है, राइबोसोम नहीं होता, वो लाइसोसोम होता है। लाइसो का मतलब होता है तोड़ना। तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं, एक प्रकार की थैली होती है, तो इनको हर समय खाने के लिए चाहिए होता है। तो कोशिका इनको कुछ न कुछ प्रोवाइड करती रहती है, ले भाई खा ले। तो जिस दिन इसको कुछ नहीं मिलता है, ये क्या करता है, ये थैली फट जाती है और उसके बाद ये पूरी कोशिका का ही पाचन कर लेता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। छोटे बच्चों के लिए स्पेशल, जो 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं उनको आप बता सकते हैं कि भाई इसको सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, आत्महत्या के थैले क्यों बोलते हैं। कारण यही है कि इसको हर समय कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। जब इसको खाने के लिए नहीं मिलता तो थैला फट जाता है और सारे एंजाइम कोशिका के अंदर चले जाते हैं और पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। यही रीज़न है कि हमारे जो शरीर में डेली अरबों खरबों कोशिकाएं मरती हैं और डेली अरबों खरबों नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती हैं। ये आप सब लोग जानते हैं, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की संज्ञा भी दे सकते हैं। क्योंकि पाचन हो गया भाई, सीधी सी बात है, टूट गई सारी चीज़ें, तो टूट गई तो टूटने वाली सारी क्रियाएं किस में आ जाती हैं,
एनाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म में आ जाती हैं। और जुड़ने वाली यानी बनने वाली, चाहे प्रोटीन बनना हो चाहे कोशिका बनना हो, कुछ भी निर्माण अगर शरीर के अंदर हो रहा है ना, तो वो एनाबॉलिज्म में आ जाएगी। इन दोनों प्रक्रियाओं को मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अगर किसी के शरीर में एनाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होने लग जाए, बनने की प्रक्रिया ज़्यादा होने लग जाए और टूटने की प्रक्रिया कम हो जाए, तो फिर शरीर क्या होगा, मोटा हो जाएगा, फैल जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादातर लोग जो बैठकर काम करते हैं उन्हें थोड़ा सा अपना योगा वगैरह भी करना चाहिए, क्योंकि टूटने की प्रक्रियाएं भी उतनी ही लेवल पे होनी चाहिए। यदि टूटने की प्रक्रियाएं अधिक नहीं होती हैं तो क्या होता है कि शरीर में कहीं ना कहीं खाना इकट्ठा हो जाता है, आम भाषा में कहें तो उसके लिए भी हमें थोड़ा व्यायाम वगैरह, आजकल तो लॉकडाउन का टाइम है तो घर में बैठ के व्यायाम करना चाहिए। तो खैर आगे चलते हैं। ये हो गया अपना कोशिका के बारे में, कोशिका के अंगक बता दिए। अब कुछ मूल बातें आपको कोशिका के बारे में ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग जंतु और पादप कोशिका में अंतर करेंगे। अब बाकी चीज़ें मैं आपको अंतर में साफ साफ स्पष्ट बता दूंगा। ये देखिए, इधर बना लेते हैं जंतु कोशिका, ये है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। और इधर बना लेते हैं हम लोग पादप कोशिका, ये हो जाएगा पौधों में होने वाली, जो पौधे जिस कोशिका से बनते हैं, पादप कोशिका, पादप कोशिका। जरा ध्यान से देखिए, दोनों में अगर आपने अंतर कर लिया ना तो बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे प्रश्न आप शानदार तरीके से कर पाएंगे। देखिए ध्यान से देखना, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत तो बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली की, जबकि आंतरिक बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली की होगी, जिसको हम लोग चयनात्मक झिल्ली या इकाई झिल्ली भी कहते हैं। जबकि पादप कोशिका में सबसे बाहर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। इसमें एक स्पेशल चीज़ है, जो कोशिका झिल्ली, ये तो आपको देख ही रहे होंगे, ये कोशिका झिल्ली है, इसके बाहर भी एक परत है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसे हम लोग कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। ये एक प्रकार की बहुशर्करा होती है जिससे ये बनी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो बहुत से जो जीव जंतु हैं, बहुत से जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे जो जीव हैं, उनमें ज़्यादातर जंतु और पादप के लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिका भित्ति होने की वजह से हम उसका अध्ययन बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान में करते हैं। इनमें से एक संरचना है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं, बैक्टीरिया जंतु की कैटेगरी में आता है। भाई बैक्टीरिया जंतु की कैटेगरी में क्यों आएगा? बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति होती है। हालांकि कुछ गुण में ज़रूर वो मिल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये क्लियर कर देता हूँ कि कोशिका भित्ति जिसमें होती है उसका अध्ययन ही किसमें किया जाता है? बॉटनी में, यानी कि जंतु विज्ञान में उसका अध्ययन किया जाता है। क्यों? बात ही ये कोशिका भित्ति का अंतर की हो गई है। इसके अलावा आप सभी लोग देखिए, इसका केंद्रक तो मध्य में होता है, जबकि इसका केंद्रक कॉर्नर में होता है, छोटा सा होता है। अब आप कहोगे कि ये इतना सारा खाली जगह किस लिए होता है? तो ध्यान रखना, इसमें एक बड़ा सा खाली सी जगह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल, वैक्यूल या रिक्तिका, खाली जगह, रिक्तिका। आप इसे ऐसे समझिए, किसी भी फ्लैशी आप किसी भी चीज़ को लेके आराम से दबाइए, उसमें से पानी निकलता है। तो ऐसे अगर याद रख लीजिए कि जो अपने प्लांट्स होते हैं उसमें एकदम दबाने पे जो पानी निकलता है, क्योंकि उसमें खाली जगह होती है। ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। जबकि जंतु कोशिका में एक तो रिक्तिका होती नहीं है, अगर होती है तो बड़ी छोटी सी होती है, साइडों में होती है। रिक्तिका का इसमें कोई स्थान नहीं। अच्छा, एक और चीज़, पादप कोशिका में एक चीज़ होती है बड़ी ही धांसू, पासा पलटने वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं लवक। लवक, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। लवक क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक हो गया, वर्णी लवक हो गया, अवर्णी लवक हो गया, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट। मैं थोड़ा सा समझा दूं हल्का सा। लवक ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं विशेष रूप से, चाहे किसी भी प्रकार के लवक हो। देखो हरित लवक में क्या होता है? पर्णहरित होता है, जो पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण का काम करता है और पौधों के लिए भोजन बनता है। जबकि बाकी जो वर्णी लवक हैं उसमें पायरेनोइड्स और दूसरी चीज़ें होती हैं, अपने कैरोटीनॉइड्स वगैरह होते हैं, जो प्रकाश की जो तरंगों को पकड़ते तो हैं, प्रकाश की जो निश्चित आवृत्ति की तरंगें, लेकिन अंत में वो सब जो है भोजन बनाने के लिए वो सारी तरंगों को पर्णहरित को दे देते हैं, क्लोरोफिल को दे देते हैं, जो बाद में भोजन का कार्य करते हैं। तो ये खास चीज़ होती है। आप सोचो, ये ऐसी चीज़ है जो अगर इन मनुष्यों में या किसी भी जंतु में हो जाए तब तो कुछ का कुछ हो जाएगा। हम सारे हरे हरे दिखाई देंगे, और हरे हरे ही नहीं दिखाई देंगे, जिसको ज़्यादा भोजन बनाना होगा उतनी धूप में खड़ा हो जाएगा। तो आइडिया लगा कि देखिए ये चीज़ कभी जंतु कोशिका में हो ही नहीं सकती है।
इसका मतलब ये एक चीज़ ऐसी है लवक जो केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा जंतु कोशिका में एक ऐसी चीज़ होती है जो पादप कोशिका में नहीं होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम या तारककाय। तारककाय एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर पहुंच जाती है। पहले के साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि कोशिका विभाजन इसी के कारण होता है, लेकिन पौधों में तो नहीं होती, फिर भी पौधों में कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो अभी इसके ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि भाई तारककाय का मुख्य कार्य क्या है। अभी तक हमने भी किताबों में इतना ही पढ़ा है कि तारककाय जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं होती। बाकी चीज़ें पादप कोशिका में होती हैं। रिक्तिका पादप कोशिका में होती है, सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है। और एक और बात बताऊं, विभाजन के समय जैसे ही कोशिका विभाजित होती है, इसमें एक सेलुलोज की कोशिका भित्ति पट्टी का निर्माण हो जाता है, पट्टी के द्वारा विभाजित होती है। जबकि ये क्या होती है, ये संकुचन माध्यम से, जैसे ये बीच में से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, संकुचित हो जाती है और 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये संकुचन विधि से होती है, जबकि इसके अंदर प्लेट विधि से होती है, यानी कि अपने कोशिका भित्ति पट्टी का जो बन जाती है उसकी वजह से। ये तो था कुछ मुख्य अंतर, ये हमेशा अंतर ध्यान रखिएगा। तो ये तो था पादप कोशिका और ये थी जंतु कोशिका। इसमें छोटा सा अंतर हो गया। इसमें बड़े सारे प्रश्न बनते हैं। ऐसे बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है जो जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है? जवाब है तारककाय। इसी तरह से आपसे ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से ऐसी कौन सी संरचना है जो जंतु कोशिका में तो नहीं होती लेकिन पादप कोशिका में होती है। तो आपको पता होना चाहिए पादप कोशिका में कितनी संरचनाएं होती हैं। पादप कोशिका में लवक होता है जो जंतु में नहीं होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका होती है जो जंतु में लगभग नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है। अच्छा, कोशिका भित्ति जो केवल पादप कोशिका में होती है। तो ये तो था जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, जिस पे बड़े सारे प्रश्न बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका के अंदर यानी कि केंद्रक। केंद्रक में आप सब लोग जानते हैं डीएनए होता है, लेकिन प्रश्न यहाँ नहीं पूछेंगे कि केंद्रक में डीएनए होता है कि नहीं होता है। प्रश्न आपसे वो ये पूछ लेंगे कि केंद्रक के अलावा और कहाँ पर डीएनए होता है। तो जवाब बहुत ही शानदार होना चाहिए आपके पास। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं और उसमें भी होता है, लेकिन पादप कोशिका में एक और चीज़ है, वो है लवक, जिसके बारे में आपको बताया। लवक में भी डीएनए होता है। तो डीएनए की आपको 2 अलग एक्स्ट्रा चीज़ें पता लगी, क्या कौन सी? लवक में और किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके अलावा जीवाणु होते हैं। तो जीवाणु के अंदर एक छोटी सी संरचना और होती है जो बिल्कुल, लवक को अंग्रेजी में प्लास्टिड बोलते हैं, जबकि उस संरचना को प्लाज्मिड बोलते हैं। याद रखिएगा, प्लाज्मिड। यानी आपके पास एक तो प्लाज्मिड होता है जो केवल सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, उसमें भी उसका खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि लवक के अंदर भी डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। तो फिर केंद्रक के अलावा 3 ऐसी संरचनाएं हैं, चाहे वो जंतु में हो चाहे वो पादप में हो, उन 3 में भी डीएनए पाया जाता है। एक प्लाज्मिड, दूसरा अपना प्लास्टिड यानी कि लवक, और तीसरा जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अब हम इसके एक मूल उस पे आते हैं कि भाई मैंने आपको पहले बताया था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होती है। तो ये मैं आपको हल्का सा अंतर बता दूं। प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, और एक होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक पहले ही बताया था, कैरियोटिक का मतलब केंद्रक, प्रो का मतलब अभी नया नया बना हुआ, यू का मतलब पूरा विधिवत डेवलप हो चुका है, पूरा विधिवत पूर्ण रूप से विकसित हो गया है। तो आप ज़रा ध्यान से देखना। पुराने ज़माने में, अच्छा उसको देखने से पहले एक बात ध्यान से सुनिए। पुराने ज़माने में फ़ोन बना था पहली बार, काफ़ी बड़ा हुआ करता था। आप उसमें ना तो कैलकुलेशन कर सकते थे, ना वीडियो देख सकते थे, कुछ भी नहीं देख सकते थे। वो तो बड़ा सिंपल था। तो उसी तरह से जब प्राचीन काल में जो कोशिका निर्मित हुई होगी, शुरुआत में जो कोशिका निर्मित हुई होगी, वो कोशिका कैसी रही होगी? उस कोशिका पे ना तो पूर्ण रूप से केंद्रक ही रहा होगा और ना ही उसमें कोई झिल्ली युक्त संरचनाएं रही होगी। अभी तो बेचारी पहली बार बनी है। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है, इसीलिए तो इसको हिंदी में बोलते हैं असीम केंद्रकी, यानी केंद्रक पूर्ण रूप से बना नहीं है। लेकिन कोशिकाओं वाला कार्य पूरा हो गया, कोशिकाएं तो मतलब बन गई हैं, कोशिका वाला कार्य तो हो रहा है, डीएनए भी है, डीएनए डुप्लीकेट भी हो रहा है। तो हमने बोल दिया भाई ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। याद रखिएगा, एक पूरी की पूरी फैमिली है बायोलॉजी में जिसमें ये पूरा ग्रुप आता है, दैट इज कॉल्ड मोनेरा, उसको हम मोनेरा बोलते हैं। और मोनेरा के अंदर ये 3 जीव रखे गए हैं जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। सदैव ध्यान रखिएगा, एक हो गया बैक्टीरिया,
दूसरा हो गया माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा याद रखना, ये पता नहीं क्या होता है, भगवान जाने, इसीलिए इसको जीव जगत का जोकर कहते हैं। आज तक कोई साइंटिस्ट पूरी तरह से पता ही नहीं कर पाया कि ये जंतु है कि पादप है, तो इसीलिए इसको जीव जगत का जोकर कहा जाता है। तो ये मोनेरा के ये 2 ग्रुप तो हो गए। तीसरा हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, ये 3 जो संरचनाएं होती हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया यूकैरियोटिक कोशिका से बनी है, तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन से जीव हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं, तो जवाब ये तीनों में से कोई एक ही होगा। अगर ये तीनों नहीं लिखते तो मोनेरा लिख देगा कि भाई कौन सा ऐसा समूह है जो प्रोकैरियोटिक होता है, जवाब है मोनेरा। ऐसे लिख दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो अगर उसमें आपको कुछ कथन आ जाए तो मैं कुछ सत्य कथन बताता हूँ। जैसे बैक्टीरिया का केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता, बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो प्रोकैरियोटों का था, अभी बताया प्रोकैरियोटिक में केंद्रक सुविकसित नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा का केंद्रक सुविकसित नहीं होता। ऐसे दे दें ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोटिक जीव है, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, इनमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा पूरी दुनिया यूकैरियोटिक है, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, चाहे वो कुछ और हो, सब यूकैरियोटिक है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसमें झिल्लीबद्ध संरचनाएं नहीं होती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक झिल्लीबद्ध संरचना है, नहीं होती है। इसमें राइबोसोम तो होता है लेकिन 70S प्रकार का होता है। यहाँ S का मतलब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। इस बात को विशेष ध्यान देने वाला है। आप लोग चाहें तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। ये तो थी हमारी कोशिका के बारे में सिंपल सी जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको कोशिका में किसने किस किस चीज़ों की खोज की है, एक तो उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में मैं आपको एक कोशिका विभाजन के बारे में और बताऊँगा कि भाई कोशिका विभाजन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि भाई कोशिका विभाजन को हम करें कैसे, तो मैं एक विधि बताऊंगा आपको जिससे कोशिका विभाजन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उसमें कोई वो बेल बटन होता है साइड में, उसको भी दबा देना, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप सब लोगों को ढेर सारे आशीर्वाद के साथ मैं आज यहीं कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।